नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2018 दिसंबर के इकोनॉमिक्स के पुराने प्रश्न पत्र के बारे में जो दूसरी पारी में लगा था। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बौद्धिक संपदा अधिकार में सम्मिलित है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उपयुक्त सभी। साथियों, बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क की उपज है। जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई एकदम नई कृति विकसित हो जाती है तो उसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यह एक नकारात्मक अधिकार है। इसके अंतर्गत कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रतीक, चिन्ह आदि शामिल होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट के अनुसार 2018-19 के लिए कौन सा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सही है? सकल घरेलू उत्पाद का 5.3%, सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.3%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%। तो दोस्तों, ये पुराना प्रश्न है। 2018-19 में क्या सही उत्तर था? सही उत्तर था सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। वर्तमान में लक्ष्य क्या है? वर्तमान में लक्ष्य है जीडीपी का 4.9 से 5% तक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख इस समय समष्टि आर्थिक चुनौती नहीं है? चालू खाते के घाटे का बढ़ना, विश्व में बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, सोने का अधिक आयात। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोने का अधिक आयात वर्तमान में समष्टि आर्थिक चुनौती नहीं है। किसके लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। चालू खाते के घाटे का बढ़ना चुनौती है, विश्व का बढ़ता हुआ संरक्षणवाद भी चुनौती है और रुपये का अवमूल्यन भी चुनौती है। सोने के आयात से क्या होता है? विदेशी विनिमय रिजर्व में वृद्धि होती है जो आर्थिक विकास की प्रगति में सहायक होता है। इससे देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में क्या आती है? मजबूती भी आती है। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पर 4 कर स्लैब लागू किए गए। निम्न में से कर स्लैब सही हैं? 8, 12, 18, 28, 8, 12, 15, 18, 5, 8, 12, 18, 5%, 12%, 18%, 28%। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। इस समय 17 करों को और 26 उपकरों को सम्मिलित किया गया था। भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है? यह कनाडा के उपभोग वेट मॉडल पर आधारित है। 5%, 12%, 18% और 28%। सही ऑप्शन होगा डी। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया? जीएसटी लाया गया 101वें अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत। इसके तहत जीएसटी परिषद को क्या बनाया गया? एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़कर 279 ए? जीएसटी काउंसिल परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। जीएसटी बिल लाया गया था, वो कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था? तो वो था 122वां संशोधन विधेयक। कब लाया गया था? 2014 में शुरुआत में। और पास किस विधेयक के रूप में हुआ था? 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 के रूप में, यानी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी स्थापना जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई थी, जिसमें कर दरें, छूट और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। जीएसटी एक्ट कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। और कितने स्लैबों में वर्गीकृत किया गया था? 4 स्लैबों में। 5%, 12%, 18% और 28%।
जीएसटी प्रणाली में दोहरी संरचना का पालन किया जाता है, सीजीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी, जिन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित किया जाता है। और जीएसटी का उद्देश्य क्या था? एक राष्ट्र एक कर। अगला प्रश्न, जननांकीय के संक्रमण सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जन्म दर तीव्रता से गिरती है, जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है, मृत्यु दर सने सने कम होती है, जनसंख्या वृद्धि दर एक सीमित दायरे में लगभग स्थिर हो जाती है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? डब्ल्यू थॉमसन ने। इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया था? नोटेस्टिन ने। तो नोटेस्टिन को जननांकिकी का जनक कहा जाता है। इस सिद्धांत में मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, किंतु सीपी ब्लेकर ने 5 अवस्थाओं की बात की। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर नीची होती है। द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट होता है। तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, सितंबर 2017 के एसआरएस बुलेटिन के अनुसार केरल में अनुमानित मृत्यु दर 7.6 है, जबकि बिहार में 6 है। इन आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? बिहार की तुलना में केरल में जनसंख्या का वयोवृद्धिकरण अधिक है, केरल में आत्महत्या की दर काफी अधिक है, बिहार के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति केरल के लोगों से बेहतर है, केरल की तुलना में बिहार में जीवन प्रत्याशा उच्च है। बिहार की तुलना में केरल में जनसंख्या का वयोवृद्धिकरण अधिक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 दी गई है। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में पुस्तक हैं। लेखक हैं मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ शुम्पेटर, कार्ल मार्क्स, टॉमस पिकेटी। पुस्तक है दास कैपिटल, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म इन द 21 सेंचुरी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। मिलान करना है ABCD का, A4, B3, C1 और D2, A3, B1, C4, D2, A2, B4, C1, D3, A3, B2, C1, D4। सही मिलान क्या होगा? मिल्टन फ्रीडमैन। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। जोसेफ शुम्पेटर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, टॉम पिकेटी ने कैपिटल इन द 21 सेंचुरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की एमएसपी नीति यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति केवल गेहूं, धान, मोटे अनाज को शामिल करती है। ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सामान्य धान के एमएसपी से सदा ही अधिक होता है। सही कूट चुनना है, न तो 1 न 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल 2। तो भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालय या विभाग के विचारों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए MSP तय किया जाता है। यह पिब फरवरी 2024 के खबर के अनुसार जानकारी दी गई है। कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अधिसूचित फसलों, खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% की वापसी के साथ वृद्धि की गई है। पिछले 3 वर्षों में अधिसूचित फसलों के लिए घोषित MSP का फसलवार विवरण 2022-23 में किस प्रकार से रहा? देखो, धान सामान्य ग्रेड ए 2 प्रकार से, सामान्य हमेशा ग्रेड ए से,
नीचा रहता है। ज्वार में भी हाइब्रिड और मालदंडी, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, पीला तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सभी कौन सी थी? खरीफ की फसलें। इनके लिए और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, ग्राम, मसूर दाल, रेपसीड सरसों, कुसुम। अन्य फसलों में कोपरा और जूट। तो ये 22 फसलें हैं जिनकी एमएसपी निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? सीएसीपी की सिफारिश के बाद में राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा। सीएसीपी क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के कुल स्तर में वृद्धि, प्रभावी मांग में वृद्धि। तो दोस्तों, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि किस कारण हो सकती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण हो सकती है। उत्पादन के कुल स्तर में वृद्धि के कारण नहीं होगी। प्रभावी मांग में वृद्धि के कारण हो सकती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि होगी, क्योंकि मुद्रा के वास्तविक मूल्य या क्रय शक्ति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिससे मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। प्रभावी मांग में क्या होता है? समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। तो प्रभावी मांग में बढ़ोतरी से उत्पादन में वृद्धि तुरंत नहीं की जा सकती। कुछ समय के लिए स्फीतिक अंतराल की दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, शुम्पीटर के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सही है। लोकतंत्र एक आर्थिक प्रणाली की दक्षता को बढ़ाता है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आर्थिक उत्पादन का विस्तार अर्थव्यवस्था की वास्तविक बचतों द्वारा सीमित होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र आर्थिक प्रणाली में जड़ता लाता है, जिससे आर्थिक क्रियाएं अवरुद्ध होती है। साथ ही आर्थिक उत्पादन का विस्तार अर्थव्यवस्था की वास्तविक बचतों द्वारा नहीं बल्कि साख द्वारा होता है। तो शुम्पीटर ने क्या कहा? लोकतंत्र क्या लाता है आर्थिक प्रणाली में? जड़ता, जिससे क्या हो जाती है? आर्थिक क्रियाएं अवरुद्ध या रुक जाती हैं। आर्थिक उत्पादन का विस्तार किससे होता है? साख द्वारा, जबकि वास्तविक बचतों द्वारा अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होता है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्पादन में संबंध स्वतंत्र रूप से बदलते हैं। उत्पादन के तरीके स्वतंत्र रूप से बदलते हैं। उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों, मार्क्स ने कहा था उत्पादन के तरीके स्वतंत्र रूप से बदलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। कार्ल मार्क्स ने मूल्य के श्रम अतिरेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मूल्य के श्रम अतिरेक सिद्धांत का उत्पादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। इसकी मान्यताएं क्या है कि समाज में 2 प्रधान वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा। और दूसरी मान्यता क्या बताई? श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी प्रदान की जाती है। तीसरी, पूंजी 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। 4 नंबर, श्रमिक सहजातीय होते हैं। 5 नंबर, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो ये मार्क्स के सिद्धांत की मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें इस कारण प्रतिकूल नहीं है कि जब विकसित देशों में आय बढ़ती है तब प्राथमिक वस्तुओं की मांग घटती है, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच निम्न होती है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच शून्य होती है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग की कीमत लोच अधिक होती है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच अधिक होती है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच निम्न होती है। विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल व्यापार शर्त का प्रतिपादन किसने किया था? रोल प्रेविस ने, जिसमें उन्होंने एंजिल के नियम का अनुकरण किया, जिसके कारण प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच निम्न होती है। एंजिल का नियम क्या है? जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात गिरता है, कपड़े, भवन पर व्यय अपरिवर्तित रहता है तथा मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ता है। इस प्रकार भोजन एक प्राथमिक वस्तु है, अतः प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आय लोच निम्न होगी। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। पूंजी की अवशोषण क्षमता
तकनीकी द्वैतता, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, उद्योगों के विस्तार हेतु अनुमेय एवं अनिवार्य क्रम। एम क्लेकी, ए ओ हर्समैन, डी मोरिस, बी हिंगिस। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया था? पूंजी की अवशोषण क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था? एम क्लेकी ने। तकनीकी द्वैतता का सिद्धांत किसने दिया था? बी हिंगिस ने। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने दिया था? डी मोरिस ने। उद्योगों के विस्तार हेतु अनुमेय एवं अनिवार्य क्रम किसने दिया था? ए ओ हर्समैन ने। तो सही उत्तर होगा A1, B4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की सिफारिश की? YH मालेगाम समिति, S पद्मनाभन समिति, आबिद हुसैन समिति, RH खान समिति। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, RH खान समिति ने भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की सिफारिश की थी। सार्वभौमिक बैंकिंग व्यापारिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा तथा अन्य वित्तीय क्रियाओं का एक मिला-जुला रूप है। RBI द्वारा दिसंबर 1997 में RH खान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सार्वभौमिक बैंकिंग के विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न, SRS मई 2018 के विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात MMR के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस समय सही उत्तर था ऑप्शन सी। नए SR बुलेटिन 2018 से 20 के अनुसार बिहार में कितना है अब? 118, असम में कितना है? 195, मध्य प्रदेश में 173 और उत्तर प्रदेश में 167। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मासिक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस, ग्रामीण क्षेत्र में आउटरीच शिविर, स्वास्थ्य और आरोग्य सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 आदि योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मातृ मृत्यु अनुपात को घटाने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? सभी समोत्पाद वक्रों के धनात्मक ढाल वाले भाग, सभी समोत्पाद वक्रों के मध्य वाले भाग, सभी समोत्पाद वक्रों के उच्चतम बिंदु, सभी समोत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग। सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा सभी समोत्पाद वक्रों के कौन से? ऋणात्मक ढाल वाले भाग। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, सभी समोत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र होता है। समोत्पाद वक्र क्या होता है? दो संसाधनों के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है जिसके साथ एक फर्म समान मात्रा में उत्पादन कर सकती है। समोत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या होती है? ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है इस प्रकार से, अर्थात जब हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं इसमें तो हमें उत्पादन के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए पूंजी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इससे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, याद रखना, दो समोत्पाद वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, यानी ये बनेंगे तो इस प्रकार से बनेंगे। अब देखो, श्रम की मात्रा L से L1 चली गई और पूंजी की मात्रा K से K1 आ गई और समोत्पाद वक्र बन गया ये IPC। अब पूंजी और श्रम बढ़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? समोत्पाद वक्र इस प्रकार से बन जाएगा IPC1। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल या उन्नतोदर होते हैं। ऊंचा समोत्पाद वक्र उच्च उत्पादन स्तर को सूचित करता है। तो ऊंचा समोत्पाद वक्र किसको सूचित करता है? उच्च उत्पादन वक्र को। मूल बिंदु के किस ओर होते हैं? ये उत्तल या उन्नतोदर। समोत्पाद वक्र कभी भी दोनों अक्षों को स्पर्श नहीं करते, यानी x
और वाई इन दोनों को कभी स्पर्श नहीं करते। समोत्पाद वक्र में उत्पादन की मात्रा को दर्शाया जा सकता है, जबकि अनादिमान वक्र में संतुष्टि की मात्रा को नहीं दर्शाया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है? इरविंग फिशर, विलियम जे बोमल, जेमल टोबिन, मिल्टन फ्रीडमैन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है। मिल्टन फ्रीडमैन किस देश के थे? यूएसए यानी अमेरिका के। ये किस प्रकार के बाजार के समर्थक थे? ये स्वतंत्र बाजार में पूंजीवाद के समर्थक थे। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य कर सकती है। इसे नकदी, डिमांड डिपॉजिट या किसी अन्य परिसंपत्ति के रूप में रखा जा सकता है जो मुद्रा के समीप है। इसे निकट मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा की व्यापक माप प्रस्तुत करता है। फ्रीडमैन ने अपने निबंध द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट में कहा कि मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, न कि आय व कीमत का। तो इसने क्या कहा? मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? मुद्रा की मांग का सिद्धांत। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग निम्न कारणों हेतु की जाती है। लेन देन के लिए, मुद्रा एक संपत्ति है इसलिए इसके सिद्धांत को संपत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी संपत्ति के लिए। मुद्रा भी एक टिकाऊ उपभोग वस्तु है, यानी तो उपभोग के लिए। फ्रीडमैन धन को मानवीय एवं गैर मानवीय दो रूपों में लेता है। इन्होंने धन को बॉन्ड, इक्विटी, शेयर, मानवीय व गैर मानवीय रूपों में विभाजित किया। अगला प्रश्न, यदि KLA अधिक है KLB से तो देश ए श्रम प्रचुर है, देश ए पूंजी प्रचुर है, देश ए में पूंजी महंगी है, देश ए में श्रम सस्ता है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, देश ए पूंजी प्रचुर है। KL क्या है? पूंजी श्रम अनुपात। K क्या है? पूंजी। L क्या है? श्रम। तो पूंजी श्रम अनुपात है। तो KLA यदि अधिक होता है KLB से तो A देश में पूंजी प्रचुर है। जिस देश में पूंजी की मात्रा अधिक होती है वहां KL अनुपात अधिक होता है। उत्पादन में पूंजी अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। पूंजी श्रम अनुपात एक फर्म की पूंजी तीव्रता को माप सकता है। यदि उत्पादन हेतु श्रम की लागत अधिक हो तो फर्म श्रम के स्थान पर अधिक पूंजी का प्रयोग करेगी। इसके अतिरिक्त यदि श्रम का अधिक कुशल उपयोग हो तो भी पूंजी की मात्रा अधिक लगती है, जैसे मोबाइल उपकरण द्वारा ऑर्डर कर वस्तुओं का क्रय करना। अल्पावधि में पूंजी स्टॉक की तुलना में श्रम को अलग करना आसान होता है। साथ ही उच्च पूंजी श्रम अनुपात वाले क्षेत्रों में उच्च वास्तविक मजदूरी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? अधिमान शेयर, जमा का प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिमान शेयर मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। मुद्रा बाजार क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वित्तीय संसाधन उधारकर्ताओं और निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध रहती है, जिसमें अल्पकालिक प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। मुद्रा बाजार पर बेची जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियों को, जिन्हें मुद्रा बाजार के साधन के रूप में जाना जाता है, मुद्रा बाजार में एक दिन से लेकर एक वर्ष से कम अवधि तक के लेन देन को शामिल किया जाता है। ट्रेजरी बिल, फेडरल एजेंसी नोट्स, जमा प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र आदि उपकरण शामिल किए जाते हैं। मुद्रा बाजार में कौन से लेन देन शामिल होते हैं? मुद्रा बाजार में एक दिन से लेकर एक वर्ष से कम अवधि वाले लेन देन शामिल होते हैं, जबकि अधिमान शेयर स्टॉक मार्केट से संबंधित होता है। अधिमान शेयर क्या होता है? यह एक वित्त का दीर्घकालिक स्रोत है। इन शेयरों पर देय लाभांश आमतौर पर डिबेंचर ब्याज से अधिक होता है। इन्हें लाभांश की एक निश्चित दर मिलती है। ये कर कटौती योग्य वे नहीं है। इनके शेयरधारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता। किसको? अधिमान शेयरधारकों को। अधिमान शेयरधारकों को क्या मिलती है? लाभांश की एक निश्चित दर मिलती है जो डिबेंचर ब्याज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, पेरेटो अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। साधन और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ताओं के मात्रात्मक उपयोगिता फलन है। ये पेरेटो की
विचारधारा नहीं थी। सभी वस्तुओं के उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। सही है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। साधन और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। पेरेटो अनुकूलता, इसमें संसाधनों के आवंटन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण को नहीं बढ़ाया जा सकता। पेरेटो क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति का कल्याण बढ़ाना है तो दूसरे व्यक्ति के कल्याण को कम करना होगा। यदि किसी व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना किसी भी व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? पेरेटो सुधार। यानी एक व्यक्ति के कल्याण को कम किए बिना दूसरे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाना क्या कहलाता है? पेरेटो सुधार। पेरेटो ने निम्न प्रकार की कुशलता की बात की: उपभोक्ता, उत्पादन और उत्पादन वितरण की। पेरेटो अनुकूलता को फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरम कहा जाता है। इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं? प्रत्येक व्यक्ति का अपना उपयोगिता फलन होता है, जो क्रमागत उपयोगिता फलन है। तो प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? उपयोगिता फलन। कौन सा फलन होता है ये? क्रमागत। तकनीकी प्रगति क्या होती है? स्थिर। आगत क्या होती है? स्थिर। प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। रोजगार अवस्था क्या होती है? पूर्ण रोजगार अवस्था। उत्पादन में सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। किसके उत्पादन में? सभी वस्तुओं के उत्पादन में। उपभोक्ता दिए हुए आय स्तर पर, किस पर? दिए हुए आय स्तर पर अपनी संतुष्टि को क्या करना चाहता है? मैक्सिमम, अधिकतम। उत्पादक दिए हुए तकनीकी स्तर पर अपने लाभ को क्या करना चाहता है? अधिकतम। अंतर्व्यक्तिक तुलना संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट, पेरेटो अनुकूलतम में अंतर्व्यक्तिक तुलना क्या संभव है? नहीं है। अगला प्रश्न, असम्मित सूचनाओं के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रॉबर्ट ए मुंडेल, पॉल क्रुगमैन, रिचर्ड थेलर, जॉर्ज ए अकरलोफ। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जॉर्ज ए अकरलोफ। असम्मित सूचना क्या होती हैं? जब दो पार्टियों में किसी एक पार्टी को अपेक्षाकृत अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इसे असम्मित सूचना कहते हैं। यानी दो पार्टियां हैं बाजार में, उनमें से एक पार्टी को क्या होती है? अधिक सूचना प्राप्त होती है। इससे क्या होता है? बाजार में अधिक या अल्प उत्पादन प्राप्त होता है। प्रोफेसर जॉर्ज अकरलोफ ने नींबू बाजार के विश्लेषण द्वारा असम्मित सूचनाओं की व्याख्या की। अर्थशास्त्र में स्वीडिश संस्था द्वारा नोबेल जारी किया जाता है। सर्वप्रथम 1969 में आर्थर लेविस व जॉन टिनवर्जन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। आप बताइए 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्लौडिया गोल्डिन को। किसके लिए दिया गया? श्रम बाजार में स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 3rd महिला है। इससे पूर्व 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ओस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था। इसने बताया कि 20वीं सदी के दौरान कार्यबल में कुल महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी? 20%, जिसमें विवाहित महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? मात्र 5%। इन्होंने कहा औद्योगिकरण से पूर्व महिलाओं की कृषि एवं कुटीर उद्योग में शामिल होने की संभावना अधिक थी। इन्होंने बताया सेवा क्षेत्र ने रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाई है। कैरियर विकल्प में भी लैंगिक वेतन अंतराल पाया जाता है और वेतन अंतराल को बढ़ाने में पेरेंटहुड की बड़ी भूमिका रही है। अगला प्रश्न, TW सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिया है: शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात, शिक्षा पूंजी और श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात। TW सुल्ज प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से मानवीय शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन में मानवीय पूंजी पर बल दिया। इन्होंने 1979 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सुल्ज के अनुसार ज्ञान और कौशल दोनों पूंजी का एक रूप है। मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि और श्रमिकों की आय में वृद्धि के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। सुल्ज के अनुसार मानवीय पूंजी में निवेश से आशय लोगों में निवेश है। अगला प्रश्न,
अवमूल्यन अधिक प्रभावी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह निर्बाध होता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह निर्बाध नहीं होता है। आयात की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। सही कूट चुनना है, केवल 3, केवल 2, 1 और 3, 2 और 3। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह निर्बाध होता है तो अवमूल्यन अधिक प्रभावी नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह निर्बाध नहीं होता है तब अवमूल्यन अधिक प्रभावी होता है। आयात की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है तो अवमूल्यन अधिक प्रभावी नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है? जब किसी देश द्वारा सुनियोजित योजना के परिणाम स्वरूप मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? संरक्षणवादी नीति। इसके तहत निवेश को बढ़ाया जाता है, यानी निर्यात में वृद्धि की जाती है व आयात में कमी की जाती है। मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार किसी भी देश का अवमूल्यन तभी प्रभावशाली होगा जब निर्यात आयात की मांगलोच इकाई से अधिक होता है। निर्यात क्या होता है? आयात की मांगलोच इकाई से अधिक होता है। अवमूल्यन प्रभावी कब होगा? EX + EM अधिक होगा 1 से। तो क्या होगा? अवमूल्यन प्रभावी होगा। EX + EM 1 के बराबर होगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। EX + EM कम होगा 1 से तब संबंधित देश को हानि होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। सिडनी अलेक्जेंडर के अनुसार CPMP, CP यानी उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति, MP यानी आयात की सीमांत प्रवृत्ति। CP और MP 1 से अधिक होंगे तब क्या होगी? अवमूल्यन से हानि, यानी BOP में हानि। CP और MP कम होंगे 1 से तो अवमूल्यन में लाभ, यानी BOP में क्या होगा? सुधार होगा। CP और MP बराबर होंगे 1 के तब अवमूल्यन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तब क्या होगा? BOP तटस्थ। BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला प्रश्न, सतत आर्थिक कल्याण के सूचकांक की गणना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सकल घरेलू उत्पाद में किया जाता है? रक्षा पर किए गए व्यय के मौद्रिक मूल्य को घटाया जाता है, पर्यावरणीय क्षरण की लागत को घटाया जाता है, मूल्य ह्रास का मौद्रिक मान घटाया जाता है, बाढ़ और सूखे से हुई हानि के मौद्रिक मूल्य को घटाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय क्षरण की लागत को घटाया जाता है। सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रहमान डेली ने, जॉन कोब तथा क्लिफोर्ड कोब ने किया था। यह धारणा GDP में मापित उपभोग को पहले लेती है तथा उसमें आय में वितरण की विषमता, घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव कम करने के संबंध में किए गए व्यय, लोक हानि, पर्यावरण लागत तथा क्षति आदि को समायोजित कर लेते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2015-16 में भारत निम्नलिखित उत्पादों में से किसका निर्यातक रहा? सेव, चावल, दाल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी, केवल 2 यानी चावल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? 2005, 1998, 2009, 1991। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया। 2005 में कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। किस लिए? संपूर्ण भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार हेतु। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? NRHM। स्वास्थ्य के लिए एक जिला योजना के माध्यम से सफाई और स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ जल जैसे स्वास्थ्य मानकों की समस्याओं से निपटान करेगा और प्रभावी उपचारात्मक देखभाल के लिए संस्थागत प्रसव को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसके? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, संचारी व गैर संचारी रोगों का नियंत्रण करना, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करना, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, नए व्यापार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह इस बात की व्याख्या करता है कि देश क्यों सदृश वस्तुओं में व्यापार करते हैं। यह मुक्त व्यापार मानता है। यह मानता है कि व्यापार एकाधिकारी दशाओं में होते हैं। यह उत्पादन में पैमाने की मितव्ययता का लाभ उठाता है। सही कूट चुनना है 1 2 4 2 4 1 2 1 3। यह
इस बात की व्याख्या करता है कि देश क्यों सदृश वस्तुओं में व्यापार करते हैं। सही कथन है यह मुक्त व्यापार मानता है। गलत कथन है यह मानता है कि व्यापार एकाधिकार दशाओं में होता है। सही कथन है यह उत्पादन में पैमाने की मितव्ययता का लाभ उठाता है। सही कथन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 3 और 4। नए व्यापार का सिद्धांत 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। किसने दिया यह सिद्धांत? मार्क मेलिटज और पॉल एंटुस ने। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के बढ़ते चलन पर जोर दिया गया। यह एकाधिकार प्रतियोगिता पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवधारणाओं पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवधारणा पर। सभी फर्में सम्मित हैं अर्थात सभी के उत्पादन गुणांक समान हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ, EU, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF किसके द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। किसने की थी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना? प्रोफेसर क्लोस एम श्राब द्वारा। पहले इसका नाम क्या था? यूरोपीय प्रबंधन। 1987 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्व आर्थिक मंच। तब से प्रतिवर्ष जनवरी माह में इसकी बैठक का आयोजन होता है। यह क्या है? एक गैर लाभकारी संस्था यानी NGO है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। मिशन क्या है? विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना। विश्व आर्थिक मंच में सदस्यता के लिए वे कंपनियां चुनी जाती हैं जो विश्व भर में अग्रणी हैं। विश्व आर्थिक मंच निम्न रिपोर्ट या सूचकांक को प्रकाशित करता है। कौन कौन सी हैं? वैश्विक सूचना एवं तकनीकी रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा एवं वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, वैश्विक शक्तिशाली भाषा सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। आप बताइए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का रहा 40वां स्थान। 1 नंबर स्थान किसका रहा? डेनमार्क का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने प्रकृति को कृपणता युक्त माना? J.S. मिल, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 और 4, यानी डेविड रिकार्डो और थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। डेविड रिकार्डो ने लाभ का सिद्धांत दिया, मूल्य के श्रम का सिद्धांत दिया, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया, लगान का सिद्धांत दिया। किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने। तो लाभ का सिद्धांत, मूल्य श्रम का सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत और लगान का सिद्धांत दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में कहा, लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। लगान भूमि की उर्वरता में भिन्नता के कारण प्राप्त होता है। भूमि के प्रत्येक खंड में उत्पादन लागत समान होती है, अतः सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होती है। प्रोफेसर माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति की दावत सीमित बेंचों के लिए होती है। जो बिना बुलाए आएगा वह भूखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, यानी 2 से बढ़कर हो जाएगी 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जबकि खाद्यान्न में वृद्धि किस प्रकार से होती है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी अंकगणितीय अनुपात में। अगला प्रश्न, पूंजी खाता भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संतुलन, विदेशी सरकारों का सरकारी ऋण, निवल आय अंतरण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश।
सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निवल आय अंतरण। भुगतान संतुलन के अंतर्गत दो खाते होते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। चालू खाते के अंतर्गत व्यापार शेष, माल और सेवा के आयात निर्यात, निवल आय अंतरण, लाभांश, ब्याज और अंतरण भुगतान शामिल किया जाता है। चालू खाते में न केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है बल्कि इसके अतिरिक्त अदृश्य लेन देन को भी शामिल किया जाता है। अदृश्य लेन देन तीन भागों में बांटा जाता है, सेवाएं जिनमें यात्रा, यातायात व अन्य सम्मिलित सरकार शामिल हैं। 2 नंबर पर आय, 3 नंबर पर अंतरण, अनुदान, उपहार, विप्रेषण आदि। पूंजी खाता, पूंजी खाते में यह पूंजी का वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत सवर्ण सहित अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोषों के हस्तांतरण संबंधी सभी भुगतानों, सभी ऋणों तथा सभी विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के लेन देन निजी कंपनियों या संस्थाओं या सरकारों द्वारा अथवा दोनों के द्वारा हो सकता है। पूंजी खाते के प्रमुख अवयवों में विदेशी निवेश, ऋण तथा बैंकिंग पूंजी शामिल किए जाते हैं। विदेशी निवेश के दो रूप होते हैं, FDI और FII। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको रोस्टो के आर्थिक संवृद्धि के चरण मॉडल में तीसरा चरण माना जाता है? उड़ान की अवस्था के लिए पूर्व शर्त, परंपरागत समाज अवस्था, उच्च जन उपभोग अवस्था। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उड़ान अवस्था। प्रोफेसर रोस्टो ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक कम्युनिज्म मैनिफेस्टो के विरोध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनमें आर्थिक संवृद्धि के 5 चरणों की व्याख्या की। कौन सा? पहला चरण पारंपरिक समाज, दूसरा चरण आत्म स्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, तीसरा चरण आत्म स्फूर्ति की अवस्था, चौथा चरण उच्च तकनीकी अवस्था, पांचवा चरण उच्च जन उपभोग की अवस्था। तो पारंपरिक समाज, आत्म स्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, आत्म स्फूर्ति की अवस्था, उच्च तकनीकी की अवस्था और उच्च जन उपभोग की अवस्था। पारंपरिक समाज में क्या आता है? यह न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व का समाज है जहां तकनीकी पिछड़ापन, कृषि पर निर्भरता, बच्चों को संपत्ति समझा जाता था। आत्म स्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था में क्या आता है? इसमें धीरे धीरे समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होता है, उत्पादन की प्रकृति में परिवर्तन होता है, लोग कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर उत्पादन के लिए उन्मुख हो जाते हैं। आत्म स्फूर्ति की अवस्था में क्या आता है? उड़ान। क्या आता है? उड़ान। यह वह अवस्था होती है जबकि स्थिर संवृद्धि की विरोधी परंपरागत तथा प्राचीन शक्तियां पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। आर्थिक संवृद्धि लाने वाली शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। यह अवस्था होगी जब राष्ट्रीय आय 10% से अधिक विनियोजित हों। उच्च तकनीकी की अवस्था, इसमें क्या आता है? आधुनिक तकनीकी को प्रभावीपूर्ण ढंग से लागू किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय का 10 से 20% निवेश किया जाता है जिससे जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से उत्पादन की अनुमति मिलती है। उच्च जन उपभोग की अवस्था, यह आराम की वस्तुओं को संदर्भित करती है जिसमें उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न, किसी रेखीय समघातीय कोब डगलस उत्पादन का फलन वाली अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में पूंजी तथा श्रम का हिस्सा 40% व 60% है। पूंजीगत स्टॉक तथा श्रम शक्ति में क्रमशः 8% तथा 3% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि उत्पादन की दर 7% वार्षिक दर्ज की गई हो तो कुल साधन उत्पादकता की वृद्धि दर क्या होगी? इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? Q बराबर A K अल्फा L बीटा। तो इससे निकालने पर क्या आता है? सही उत्तर आता है ऑप्शन ए 2%। अगला प्रश्न, प्रतिकूल चयन की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? कोई सूचना नहीं, पूर्ण सूचना, असीमित सूचना, गलत सूचना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रतिकूल चयन की समस्या अर्थशास्त्र, बीमा और जोखिम प्रबंधन में उपयोग की जाती है जहां बाजार भागीदारी असम्मित जानकारी से प्रभावित होता है। प्रतिकूल चयन समस्या
ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां विक्रेताओं तथा क्रेताओं दोनों में से विक्रेताओं के पास अधिक सूचना एकत्र होती है तथा बीमा कंपनियों के संदर्भ में क्रेताओं के पास अधिक सूचना उपलब्ध होती है, जिसके कारण नैतिक दुश्वारियां जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नैतिक दुश्वारियां क्या होती हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरे के हित को ध्यान में न रखकर निजी हित में कार्य करे तो उसे नैतिक दुश्वारियां कहते हैं। जैसे बैंक का प्रबंधन बैंक के हित में कार्य न करके निजी हित में कार्य करने लगे। असममित सूचना, दो पक्षों में से किसी एक पक्ष के पास अधिक जानकारी उपलब्ध होना। अगला प्रश्न, किन्सियन मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह संसाधनों का पूर्ण उपयोग मानता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह मुद्रा बाजार की उपेक्षा करता है, यह आपूर्ति निर्धारित करता है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं मानता है, यह मुद्रा बाजार की उपेक्षा नहीं करता है, यह आपूर्ति निर्धारण नहीं करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जॉन मेनार्ड किन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए प्रभावी मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रभावी मांग का सिद्धांत किसने दिया? किन्स ने। प्रभावी मांग क्या होती है? समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति के। इसके अनुसार प्रभावी मांग में वृद्धि होने से कुल रोजगार, आय और उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या है? अल्पकालिक मॉडल, अपूर्ण प्रतियोगिता, कुल मूल्य स्तर दिया हुआ है अर्थात सभी चर वास्तविक चर हैं। अर्थव्यवस्था में अतिरेक उत्पादन क्षमता विद्यमान है। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, पूर्ति दी हुई है, अपूर्ण रोजगार की अवस्था है, सभी करों का भुगतान घरेलू क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2017 के अंत में भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद $5 ट्रिलियन है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी क्या है? भारत इस समय विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत इस समय विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों IMF, ये तो विश्व बैंक के अनुसार, IMF के अनुसार भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, अन्य सभी बातों के समान होने की दशा में सरकार के खर्च के स्तर में वृद्धि का ISLM मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी ब्याज दरों में वृद्धि LM वक्र को बाईं ओर अंतरण कर देंगी। अर्थव्यवस्था को सदैव पूर्ण रोजगार की ओर ले जाना। ब्याज दरों में कमी LM वक्र को दाईं ओर अंतरण कर देंगी। सभी ब्याज दरों पर संतुलन, आय के स्तर में वृद्धि IS वक्र को दाईं ओर अंतरण कर देगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी ब्याज दरों पर संतुलन, आय के स्तर में वृद्धि IS वक्र को दाईं ओर अंतरण कर देगा। ISLM मॉडल के अंतर्गत यदि अन्य बातें समान रहें तो सरकार के व्यय में वृद्धि से क्या हो जाएगी? सभी ब्याज दरों पर संतुलन, आय के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, IS वक्र दाईं ओर अंतरण हो जाएगा। ISLM मॉडल किसने दिया था? हिक्स तथा हैंसन ने। इस मॉडल का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय की क्रिया को स्पष्ट करना तथा वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार को समन्वित कर सहस्थिति की समस्या का निराकरण करना। वस्तु बाजार उस समय सहस्थिति में होगा जब बचत और विनियोग बराबर होंगे, यानी सेविंग्स बराबर होंगी किसके? इन्वेस्टमेंट के। तथा मुद्रा बाजार तब सहस्थिति या संतुलन में होगा जब मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी, यानी मुद्रा मांग बराबर किसकी होगी? मुद्रा की पूर्ति के, यानी मनी डिमांड इक्वल किसकी होगी? मनी सप्लाई के। जब दोनों बाजार में संतुलन की स्थिति होगी तब क्या होगा? बाजार संतुलन में होगा। IS वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। किससे? बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, यानी इस तरह से, क्योंकि ब्याज दर कम होने से निवेश में वृद्धि होगी। ब्याज दर कम होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहां पर है आय का स्तर और यहां पर है ब्याज दर। IS वक्र की तीव्रता गुणक के मूल्य पर निर्भर करती है। गुणक MPC पर निर्भर करता है, यानी सीमांत लागत पर। सार्वजनिक व्यय, उपभोग, निवेश, निर्यात में वृद्धि होने से IS वक्र दाहिने ओर विवर्तित होगा और यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर हो तो ब्याज दरों में वृद्धि होगी। आय स्तर Y से Y1 हो गया और ब्याज R से R1 हो गया, यानी ये स्थिति थी पहले, बाद में क्या हो गई? ये स्थिति।
पहले IS वक्र कहाँ पर था, इस पर, अब कहाँ चला गया, इस पर। तो IS से IS1 किस ओर हो गया, दाईं ओर विवर्तित हो गया। पहले संतुलन किस बिंदु पर था, पहले संतुलन इस बिंदु पर था, अब संतुलन इस बिंदु पर बन गया। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के सुधार हेतु नरसिम्हन समिति, फेम्मा एक्ट, एग्जिम बैंक की स्थापना। सही कोड चूज करना है 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 3 4 2, 1 2 3 4। दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था, 1969 में। बैंकों के सुधार हेतु नरसिम्हन समिति कब गठित की गई थी, 1991 में। फेम्मा एक्ट कब आया था, 1999 में। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष कर की तुलना में उच्चतर दरों पर प्रभावित किए जाते हैं। ये सभी आय समूहों के लिए समान दर पर प्रभावित किए जाते हैं। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से दोनों सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अप्रत्यक्ष कर में कौन से आते हैं, बिक्री कर, प्रति इकाई कर, मूल्यवर्धित कर, माल सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर में वेट की अवधारणा का प्रतिपादन 1918 में विल्हेम वॉन सीमेंस द्वारा दिया गया। अप्रत्यक्ष कराधान आमतौर पर कर राजस्व से उत्पन्न की जाने वाली रणनीति है। यह समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होती है। चूंकि कर की लागत आय के अनुसार अलग अलग नहीं होती है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर में मूल्य अनुसार कर व विशिष्ट कर शामिल किए जाते हैं। प्रतिगामी करों की प्रकृति में आय में वृद्धि के अनुसार कर की दर में गिरावट होती है, जिससे आय के असमान वितरण में वृद्धि होती है, क्योंकि अमीर की अपेक्षा गरीब पर अधिक कर लगाया जाता है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर आय स्तर को ध्यान में न रखकर उपभोग पर आधारित होता है, जिससे आय के वितरण में विषमता आती है। अतः अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न, यह धारणा कि निजी क्षेत्र द्वारा महंगे नए ज्ञान की कम आपूर्ति की जाएगी नए ज्ञान की आवश्यक विशेषता पर आधारित है। गैर प्रतिस्पर्धा अपवर्जनीय, प्रतिस्पर्धी गैर अपवर्जनीय, गैर प्रतिस्पर्धी गैर अपवर्जनीय, अपवर्जनीय और प्रतिस्पर्धी कौन सा होगा, यानी इसमें ये कॉम्बो है एक एक का। सही होगा ऑप्शन सी, गैर प्रतिस्पर्धी और अपवर्जनीय होगी। सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति गैर प्रतिस्पर्धी व गैर अपवर्जनीय होती है, जिसमें व्यक्तियों को इसलिए उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे उपभोग के व्यय के लिए समर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, नव क्लासिक संवर्धी मॉडल के संबंध में क्या सही है। ब्याज की दर और लाभ नम्य है, पूंजी विष मांग है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूंजी और श्रम प्रतिस्थापनीय है। सही कूट चुनना है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 उपयुक्त सभी। नव क्लासिक संवर्धी मॉडल में ब्याज की दर और लाभ नम्य होती हैं, पूंजी विष मांग नहीं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूंजी और श्रम प्रतिस्थापनीय होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन सी 1 3 4। नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्लासिकल विचारधारा को त्याग कर नए विचारों को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार दिए गए तकनीकी स्तर में पूंजी और श्रम के निश्चित संयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने श्रम के लिए पूंजी के प्रतिस्थापन की संभावना को स्वीकार किया। नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज दर और आय का स्तर समाज में बचत की दर का मुख्य निर्धारक है। अनिश्चितताओं और भविष्य के जोखिमों के कारण एक व्यक्ति आमतौर पर भविष्य के लिए वर्तमान को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार लोगों के बचतों में वृद्धि के लिए ब्याज दर सकारात्मक होना चाहिए। नव क्लासिकल संवर्धी मॉडल की मान्यताएं कौन सी हैं? ब्याज दर और लाभ नम्य है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूंजी व श्रम प्रतिस्थापनीय है। अन्य मान्यताओं में संयुक्त वस्तु का उत्पादन होता है, कीमतें मजदूरियां लचीली हैं, पूर्ण रोजगार की अवस्था है, तकनीकी स्थिर है, बचत अनुपात स्थिर है, सामान्य संतुलन विश्लेषण है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राउंड ट्रिपिंग एक पद्धति है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की यानी FDI की, निर्यात को बढ़ाने की, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, स्टार्टअप के वित्तपोषण की, कर अपवंचन की। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर अपवंचन की। राउंड ट्रिपिंग कर अपवंचन की विधि है।
यानी जाना और पुनः वापस लौटना। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसे अदल बदल व्यापार के रूप में लेता है, जिसे एक कंपनी अपनी अप्रयुक्त संपत्ति को दूसरी कंपनी को बेचने का समझौता करती है तथा साथ ही यह भी स्वीकार करती है कि किसी भावी तिथि पर वह उसका क्रय कर लेगी। इस प्रकार उसकी संपत्ति उसी के पास आ जाएगी। पर सामान्यतः इसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी के संदर्भ में करते हैं। भारत में जनित ब्लैक मनी को भारत में ही पुनः निवेश के रूप में वापस लौटाना राउंड ट्रिपिंग का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि एडीआर जीडीआर का अधिकांश भाग वह ब्लैक मनी है जिसे टैक्स हेवन देशों के रास्ते से विदेशी निवेश के रूप में भारत व्हाइट मनी बनाकर लाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी परिकल्पित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 15% वार्षिक है। सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि जनसंख्या में 2% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी? 8%, 10%, 7%, 3%। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8%। अब इसे कैसे निकालेंगे? इसमें नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 15%। जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना है? जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना है? 5%। तो रियल जीडीपी कितनी है? रियल जीडीपी, इन दोनों का अंतर 15% माइनस 5% बराबर 10%। अब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? 10% माइनस 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8%। सही उत्तर हो गया 8%। हम पिछले प्रश्न या इक्वेशन का हल देखें तो इसमें कुल उत्पादन क्या है? Q। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोप डगलस वाले को y बराबर a k अल्फा डॉट l बीटा। तो Q क्या है? कुल उत्पादन। इसमें ये A क्या है? A है कुल साधन उत्पादकता, कुल साधन उत्पादकता TPF। K क्या है? पूंजी। L क्या है? श्रम यानी लेबर। यहां पर जो अल्फा और बीटा दे रखा है ये क्या है? अल्फा और बीटा है पूंजी व श्रम उत्पादकता की लॉज। अब उत्पादन की वृद्धि दर GQ बराबर GA प्लस अल्फा GK प्लस बीटा GL। उत्पादन की वृद्धि दर कितनी है? 7% बराबर GA प्लस अल्फा का हिस्सा कितना है? 0.4%। पूंजी वृद्धि दर कितनी है? 8% प्लस बीटा का हिस्सा कितना है? 0.6% इंटू श्रम की वृद्धि दर कितनी है? 3%। हल करने पर कितना आ जाएगा? 7% बराबर GA 5%। GA बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 5 बराबर 2%। ये उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा ऋण लेने में उपकरण के रूप में कार्य करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। सही कोड चुनना है 1 4 1 3 3 4 केवल 4। दोस्तों, सरकार द्वारा ऋण लेने में रेपो रेट नहीं काम आती, रिवर्स रेपो रेट नहीं आती, CRR
आर काम नहीं आती, SLR काम आती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल 4। SLR वैधानिक तरलता अनुपात भारत में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करने से पहले नकदी स्वर्ण भंडार सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। SLR RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में SLR कितनी है? वर्तमान में SLR 18% है आज की डेट पर। यह भारत में ऋण वृद्धि को नियंत्रित करता है। SLR द्वारा बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को मजबूर किया जाता है। रेपो रेट यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की तरलता की कमी में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, जो इस अनुबंध के साथ देता है कि वह इसे एक निश्चित समयावधि के बाद पुनः क्रय कर लेगा। रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट है वर्तमान में 6.50%। रिजर्व रेपो रेट यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक तरलता अधिक्य की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करता है, जो इस अनुबंध के तहत प्राप्त होता है कि एक निश्चित समयावधि के बाद पुनः वापस लौटा देगा। ये कितनी है? रिवर्स रेपो रेट 3.35%। CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात वह अनुपात है जिसमें वाणिज्यिक बैंक को अपनी आय का एक निश्चित अनुपात RBI के पास रखना पड़ता है। वर्तमान में कितना है? 4.50%। तो पॉलिसी रेपो रेट कितनी है? वर्तमान में 6.50%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितनी है, यानी SDF कितनी है? 6.25%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी है? MSFR बोल दीजिए 6.75%। बैंक रेट बैंक दर कितनी है? 6.75%। FRR यानी फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35। CRR कितना है? 4.50। SLR कितना है? 18%। तो ये रेट चेंज होती रहती हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुषंगी लाभ कर, पूंजीगत अभिलाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, केवल 1। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अनुषंगी लाभ कर क्या है? भारत में 2005 के वित्त अधिनियम ने एक नए शुल्क की शुरुआत की। कब की? 2005 में, जिन्हें अनुषंगी लाभ कहा गया। यह आयकर एक्ट 1961 के अध्याय 12H में अंतर्निहित है। यह उन नियोक्ताओं द्वारा देय होता है जो एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का एक संगठन, एक स्थानीय प्राधिकरण, एकल व्यापारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हैं। पूंजी अभिलाभ कर यह कोई प्रतिभूति, शेयर, मकान या अन्य कोई संपत्ति जब अपनी क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक पर बिकती है तो इस प्रकार के होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। शेयर या प्रतिभूति के संबंध में अल्पकालीन पूंजी लाभ की दर 15% है तथा दीर्घकाल में 20% है। 14 वर्ष के अंतराल के बाद 2018-19 में इक्विटी शेयर के संबंध में उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ को 10% की दर से करारोपित करने की बात की गई। प्रतिभूति लेन देन के लिए कर, इसे आवर्त कर भी कहा जाता है या प्रतिभूति लेन देन कर कहा जाता है। 2004 से प्रारंभ किया गया। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से उत्पन्न लाभ में जो कर लगाया जाता है उसे आवर्त कर या प्रतिभूति लेन देन कर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रसामान्य लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह केवल दीर्घ अवधि में अर्जित किया जा सकता है, यह केवल अल्प अवधि में अर्जित किया जा सकता है, यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता में अर्जित किया जा सकता है, यह दीर्घ अवधि या अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जा सकता है। यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता,
आदि बाजारों में एक फर्म अल्पकाल में 3 प्रकार की परिस्थितियां, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। कब? दीर्घकाल में। जबकि एकाधिकारी बाजार में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ करेगी। असामान्य लाभ कैसे करेगी? क्वांटिटी और प्राइस, यहां AR किससे अधिक होगा? AC से। ये असामान्य लाभ कौन सा होगा? ये वाला। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ में क्या होगा? SAC बराबर होगा AR के। हानि की स्थिति में क्या होगा? SAC कम होगा AR से, यानी ये स्थिति होगी। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगम अनुपात अपरिवर्तित रहता है। अंततः परिवर्तनशील आगत की सीमांत और औसत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। निर्गत पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सही कूट कौन सा है? केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में आगत अनुपात अपरिवर्तित नहीं रहता, यानी परिवर्तित होता है। अंततः परिवर्तनशील आगत की सीमांत और औसत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है। नहीं, निर्गत पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। आगतों तथा निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले तकनीकी संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं हैं। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। उत्पादन फलन के सभी साधन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, अर्थात अल्पकाल में फर्मों के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तकनीकी तटस्थ होती है। उत्पत्ति साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोष की सीमांत लागत आधारित उधारी दर MCLR का उद्देश्य नहीं है? स्फीति साधन लक्ष्य को प्राप्त करने में RBI को समर्थन करना, नीति दरों के बैंक की उधारी दरों पोषण को नीति दरों के बैंकों की उधारी दरों पोषण को सुधारना, ब्याज दरों जो उधारकर्ताओं और बैंक दोनों के लिए ही समुचित है पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में समर्थन करना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। स्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में RBI को समर्थन करना इसका लक्ष्य नहीं है। किसका लक्ष्य नहीं है? MCLR का। MCLR क्या है? न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक को ऋण देने की अनुमति नहीं है। MCLR वर्तमान में कितनी है? 8.15 से 8.45% ओवरनाइट है। इसे 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया। यह बैंकों के लिए ऋण की ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए आंतरिक संदर्भ दर है। इसके उद्देश्य क्या है? नीति दरों के बैंक को उधारी दरों में पोषण को सुधारना, ब्याज दर जो उधारकर्ताओं और बैंक दोनों के लिए ही समुचित है पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में समर्थ बनाना। अगला प्रश्न, किसी फर्म की औसत स्थिर लागत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ढालस देय ऋणात्मक होता है, इसका ढालस देय इकाई से अधिक होता है, इसका ढालस देय इकाई के बराबर होता है, उत्पादन के संबंध में लोच इकाई के बराबर होता है। सही कूट कौन सा है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, केवल 4। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 4। किसी फर्म की औसत स्थिर लागत के बारे में क्या होता है? इसका ढालस देय ऋणात्मक होता है, उत्पादन के संबंध में लोच इकाई के बराबर होता है। साथियों, AFC सदैव ऋणात्मक होता है तथा उत्पादन के संबंध में लोच इकाई के बराबर होता है। ये देख लीजिए आप वक्र, AFC सदैव इसलिए गिरती रहती है क्योंकि TFC स्थिर रहती है तथा TFC बराबर TFC/Q होती है। TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, AFC में गिरावट होती है।
AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। AFC में गिरावट इस कारण भी होती है क्योंकि AVC तथा SC में गिरावट होती है। AVC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, SC मतलब एवरेज कॉस्ट। ये आप नीचे वक्र देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आरेख तथा कथन पर विचार कीजिए। ये आरेख दे रखा है, ये बचत और आय। बचत आय से धनात्मक रूप से संबंधित है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक है परंतु 1 से कम है। सही कूट कौन सा होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न 2। तो दोस्तों इस आरेख में क्या है? इस आरेख में बचत आय से धनात्मक रूप से संबंधित है। सेविंग क्या है? धनात्मक रूप से संबंधित है। किससे? आय से। बचत की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक है परंतु 1 से कम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, पुस्तक आई डू वोट आई डू के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन, जगदीश सेन भगवती, अरविंद पनगढ़िया, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों आई डू वोट आई डू पुस्तक रघुराम जी राजन की है। दोस्तों पहले भाग में 50 प्रश्न लाएंगे। अगले भाग में आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।